हाय फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाई अ ट्रांसफार्मर इज़ नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई। तो आपने देखा होगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या तो पावर ट्रांसफार्मर जो सप्लाई लाइंस में कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के दौरान, तो वो क्यों वर्क नहीं करता वो हम आज समझेंगे अच्छे से। तो ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता वो जानने के लिए पहले तो आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का वर्किंग समझना पड़ेगा। उसमें दो वाइंडिंग रहती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और वो दोनों सेपरेट लिंक पे रहती है। तो जब भी ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर की कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। और वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स कैसा होता है वो आप देख सकते हो, वो वेरीज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। उसका हर एक इंस्टेंट पे फ्लक्स की वैल्यू और मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट होती है। अभी ये जो कोर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट हुआ वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ लिंक होगा। कोर में जो फ्लक्स जनरेट हुआ φm वो सेकेंडरी के साथ लिंक होता है और करंट I2 का फ्लो होता है। तो ये जो करंट I2 क्यों फ्लो होता है वो जानने के लिए हमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना पड़ेगा। तो पहले वो समझ लेते हैं। तो फैराडेज लॉज क्या कहता है, जो मैग्नेट या फिर कॉइल दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। मतलब रिलेटिव मोशन क्या, कोई एक रोटेट होना चाहिए और एक स्टेडी रहना चाहिए, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। कॉइल में तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब क्या कि जो हमारा मैग्नेट रोटेट हो रहा है तो हमारा कॉइल स्टेडी रहना चाहिए। जो हमारा मैग्नेट रोटेट हो रहा है, इधर आप फिगर में देख सकते हो कि हमारा मैग्नेट रोटेट हो रहा है लेकिन कॉइल स्टेडी है। लेकिन जब हमारी कॉइल रोटेट हो रही है तब हमारा मैग्नेट स्टेडी रहना चाहिए, तभी ये नियम हम यूज़ कर सकते हैं, लॉ का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैग्नेट और कोयल दोनों रोटेट हो रहा है सेम स्पीड से, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम नहीं करेगा। मतलब क्या कि कोयल में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये तो हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफार्मर में क्या होता है अब उसकी बात करते हैं। तो अभी आपको पता है जो कि फ्लक्स जनरेट हो रहा है कोर में वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड। मतलब हमारा मैग्नेट रोटेट हो रहा है, जो हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्स है वो वर्क एज अ मैग्नेट कर रहा है और हमारा मैग्नेट रोटेट हो रहा है। और सेकेंडरी कॉइल जो कॉइल की तरह बिहेव कर रही है वो स्टेडी स्टेट पोजीशन पे है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला लॉ ट्रांसफार्मर में लगता है। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रांसफार्मर एसी पर कैसे वर्क करता है, लेकिन डीसी पर क्यों नहीं वर्क करता वो देखते हैं। तो जब भी हम प्राइमरी को डीसी सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी में से डीसी सप्लाई का फ्लो होता है। डीसी सप्लाई कांस्टेंट करंट है, आप देख सकते हो इसमें दिखाया गया है। और उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होता है φm, जो कोर में फ्लक्स जनरेट होता है ट्रांसफार्मर की, वो कुछ कॉन्स्टेंट फ्लक्स जनरेट होता है, आप फिगर में देख सकते हो। तो ये फ्लक्स हमारा कोर में है। तो अभी आपको पता है कि कोर के अंदर जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, और मतलब फ्लक्स हमारा स्टेडी है और हमारा कोयल भी स्टेडी है। जो सेकेंडरी कोयल है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टेडी है। मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने आगे देखा था उसकी तरह ही हमारा मैग्नेट और कोयल दोनों स्टेडी है। मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है। तो रिलेटिव मोशन नहीं होने के कारण कोई भी सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होगा, फ्लक्स जनरेट नहीं होगा और ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। तो अभी आपने आगे देखा उसी की तरह जो कोर में फ्लक्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ लिंक होता है, लेकिन इधर हमारा कांस्टेंट फ्लक्स है, इसके कारण वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ लिंक नहीं कर सकता। मतलब जो फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक नहीं करेगा तो प्राइमरी में बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। जो बैक ईएमएफ E1 को रिप्रेजेंट करते हैं, बैक ईएमएफ की तरह, और V1 को सप्लाई की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होता, E1 जनरेट नहीं होता, तो V1 का जो सप्लाई होता है वो डायरेक्टली प्राइमरी के अक्रॉस में आता है। और प्राइमरी के अक्रॉस में आने के कारण प्राइमरी शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसका कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, बैक ईएमएफ ही नहीं है। इसके कारण शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है और मोर करंट विल बी फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में से ज़्यादा करंट फ्लो होता है और वो प्राइमरी वाइंडिंग को डैमेज कर देता है और कभी कभी प्राइमरी वाइंडिंग जल भी जाती है, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। इसके कारण प्राइमरी के साथ कभी भी और ट्रांसफार्मर के साथ कभी भी डीसी सप्लाई नहीं जोड़ा जाता। I hope you understand this video properly. Thanks for watching. If you have still any doubt, just comment it. Like and subscribe my channel Infinite Knowledge for more videos.